प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि आखिर विद्युत धारा होती क्या है। देखिए, विद्युत धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर, यानी कितने समय में किसी तार में से कितना आवेश प्रवाहित हुआ उसे हम बोलते हैं विद्युत धारा। यानी कि विद्युत धारा को हम लिखते हैं इंग्लिश के अक्षर आई से। प्यारे बच्चों, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं जल्द ही इसी वीडियो में कि किस चीज को इंग्लिश के किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विद्युत धारा को वैसे आई से लिखते हैं, आवेश को क्यू से। क्यू तो आई बराबर है क्यू बाय टी, यानी कितना आवेश प्रवाहित हुआ डिवाइड बाय कितने समय में हुआ। तो इससे हम विद्युत धारा का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसी से हम अगर में आवेश प्राप्त करना है तो टी इधर जाके जो डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। तो अगर हमें आवेश प्राप्त करना है और हमें इलेक्ट्रिक करंट और टाइम विद्युत धारा और समय पता है तो ये भी हम प्राप्त कर सकते हैं I इंटू टी, यानी विद्युत धारा गुना समय। तो यहां से एक न्यूमेरिकल भी हमारा बन गया है और यहां से हमें यह भी पता लग गया कि विद्युत धारा आखिर किसे कहते हैं। तो एक बार आपको मेन जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद थ्रू आउट चैप्टर की तरफ आपको लेकर के चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद विभवांतर किसे कहते हैं। विभवांतर क्या होता है? किसी आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के दौरान, एक बिंदु से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, चार्ज ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दूसरे बिंदु तक ले जाने के दौरान, ले जाने के दौरान किए गए कार्य को, ले जाने के दौरान किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, विभवांतर। तो वही मैंने बताया आपको कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के दौरान किए गए कार्य को, यानी V बराबर क्या हुआ, कितना कार्य किया और कितना आवेश ले जाया गया, यानी V बराबर हुआ W बाय Q। और इसी से वर्क भी निकल सकता है और Q भी। अगर वर्क निकालना हो तो V गुना Q। W क्या यहां पर, वर्क यानी कार्य, Q क्या है, आवेश, और V किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, विभवांतर को। थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था कि I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको याद है ना। I किसको रिप्रेजेंट करता है, विद्युत धारा को। तो अभी सारे अल्फाबेट मैं आपको करवा रहा हूं, उससे पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो डिस्कस कर लेंगे हम। एक इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। बच्चों, प्रतिरोध क्या होता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि लोहे और चांदी में से किस में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाती है, तो आप कहोगे सर चांदी में। क्यों? क्योंकि चांदी में प्रतिरोध कम होता है, लोहे में प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो अगर प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा आसानी से ट्रेवल करेगी, और अगर ज्यादा होगा तो मुश्किल से करेगी। तो जो विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोके उसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। जिसका प्रतिरोध ज्यादा उतना ही वो अच्छा चालक नहीं माना जाता, जिसका प्रतिरोध कम वो कहलाता है अच्छा चालक। किसका? विद्युत धारा का। तो इसको मापते हैं हम ओम में। ओम, ये साइन है ओम का प्यारे बच्चों। ये यहां से हम एक क्वेश्चन करेंगे, ओम का नियम क्या है, स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। प्यारे बच्चों, ओम एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया कि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस
वो समानुपाती होता है विद्युत धारा के। बस किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का निशान है। इसका मतलब क्या होता है समानुपाती का, कि अगर विभवांतर ज्यादा होगा तो विद्युत धारा भी ज्यादा होगी, विभवांतर कम होगा तो विद्युत धारा भी कम होगी। ये एक दूसरे के समानुपाती हैं। और जब हमें समानुपाती का निशान हटाना हो और कांस्टेंट लगाना हो तो बराबर का निशान लगाना है, तो यहां पर हमने लगा दिया कांस्टेंट R। तो V बराबर हो गया R गुना I। R क्या है? ओम कांस्टेंट है, ओम स्थिरांक है। ओम स्थिरांक क्या बच्चों? ओम स्थिरांक है। और इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध। तो यहां से एक न्यूमेरिकल बन गया V बराबर, अगर विभवांतर निकालना हो और अगर प्रतिरोध और I क्या होता है? विद्युत धारा। तो ये दोनों चीज दी हुई हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम विभवांतर निकाल सकते हैं। इसी न्यूमेरिकल से प्यारे बच्चों V बराबर I गुना R हो गया ना। और इसी से अगर R निकालना है तो ये गुणा में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। तो V बाई I। और अगर I निकालना है तो R भाग में हो जाएगा, तो I बराबर V बाई R। तो प्यारे बच्चों इसी फार्मूले से आप विभवांतर निकाल सकते हैं, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और I यानी विद्युत धारा भी निकाल सकते हैं। तो ये ओम का नियम है। अब एक चीज और जब मैं आपको करवाने जा रहा हूं सिंबल्स, उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे घर में जो स्विचेस हैं जिनसे इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए हैं, बल्ब, पंखा, फ्रिज, स्विच से चलते हैं ना प्यारे बच्चों। अगर एक ही स्विच से कई चीजें चल रही हैं तो उसे हम बोलते हैं समांतर क्रम। क्या बोलते हैं बच्चों? समांतर क्रम, सॉरी श्रेणी क्रम। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। अगर एक ही स्विच से सारी चीज चल रही है तो उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम। समझ में आ रहा है ना। और अगर अलग अलग स्विच से, जैसे पंखा अलग स्विच से चल रहा है, आमतौर पर हमारे घर में यही होता है ना कि पंखा अलग स्विच से, बल्ब अलग स्विच से, क्योंकि बिजली की बचत रहती है। या दिवाली के ऊपर लड़ियां आपने देखी होंगी, वो एक ही स्विच से चलती हैं, तो वो कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। तो इस क्रम को हम कहते हैं समांतर। कौन सा प्यारे बच्चों? समांतर। या पार्श्व कौन सा होता है बताओ? पैरेलल भी बोलते हैं, पार्श्व, समांतर या पैरेलल। जब एक स्विच से एक ही चले, इस प्रकार इनको ड्रॉ किया जाता है। ये मान लीजिए बल्ब, पहले बल्ब का प्रतिरोध है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। क्लियर है ना। तो इनको इस प्रकार लिखा जाता है श्रेणी क्रम को, एक सीरीज में। पैरेलल को इस प्रकार लिखा जाता है, ये पहले बल्ब का प्रतिरोध, ये दूसरे का और ये तीसरे का। डायग्राम इनका इस प्रकार आता है प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे देखिए, इनको रेजिस्टेंस को दिखाया जाता है, प्रतिरोध को, और इसको एक लाइन में दिखाया जाता है अगर श्रेणी क्रम हो। तो अगर आपसे कोई पूछ ले ना कि पहले बल्ब का प्रतिरोध 2 ओम है, इसका 4 ओम है, इसका 6 ओम है, और ये कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी में। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो इसका जो सूत्र रहता है कि जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों उनको सीधे ही जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पर क्या क्या था? 2, 4 और 6। तो प्यारे बच्चों कितना बन गया? 12 ओम। क्लियर है ना। और अगर हमारे घर में पार्श्व क्रम में होते, यही जो चीजें, 3 चीजें थी, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, 3 बल्ब, तो इनको कैसे जोड़ते हैं? इनका फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू, अगर पार्श्व क्रम में हो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इनका एल्शियम करके निकालेंगे प्यारे बच्चों। तीनों का एल्शियम कितना आ गया? 12, 2 छीके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12। तो ये प्यारे बच्चों ये आ गया 11/12, यानी 1/R इज इक्वल टू 11/12। तो R क्या हुआ बच्चों? उल्टा कर दीजिए, 12/11 ओम। तो अगर पार्श्व में हो तो आप इस प्रकार निकालेंगे इस फार्मूले से, और अगर श्रेणी में अगर जुड़े हुए हो तो इस प्रकार निकालेंगे। फायदा क्या है श्रेणी में? तो यह है कि एक ही स्विच से चल जाते हैं, खर्चा कम लगता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों बिजली भी तो ज्यादा लगती है। अगर हमारे घर में सारे बल्ब, पंखे, सब चीजें एक ही स्विच से चलते तो कितनी विद्युत की खपत ज्यादा होती। पार्श्व में यही तो फायदा है, जो चीज चलानी है वो चलाइए, जो नहीं चलानी है वो बंद कीजिए। तो इसमें ये बेनिफिट रहता है। दूसरा ये रहता है कि इसमें अगर एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया ना तो अगले वाले बंद हो जाते हैं। इसमें जो खराब हो गया केवल वही रिप्लेस करो, बाकी चीजें एज इट इज चलती रहती हैं। ये किसका फायदा है प्यारे विद्यार्थियों? पार्श्व का।
एक तो बिजली की खपत कम और एक जो खराब होता है उसी को बदला जाएगा। इसमें बिजली की खपत ज्यादा और अगर एक खराब हो गया तो सारे ही खराब हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके आ जाता है कि सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में जोड़ने के क्या लाभ और हानियां हैं। क्लियर। अब मैं आपको सिंबल्स करवा रहा हूं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि विभवांतर को V से, विद्युत धारा को I से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ सिंबल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे लिख रहे हैं? इंग्लिश के अक्षर I से, और इसकी इकाई यानी इसको मापा किस में जाता है? आगे लिखा हुआ ए यानी एम्पियर में। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है? मापने का यंत्र वो है एमीटर। उसके बाद प्रतिरोध। प्रतिरोध को कौन से अक्षर से लिखते हैं? आर से। इसकी यूनिट है ओम। ओम का निशान भी आप देख सकते हैं, एक बल्ब जैसा निशान सा होता है। उसके बाद आवेश। आवेश को इंग्लिश के क्यू से लिखते हैं और इसकी यूनिट है सी यानी कुलाम। इंग्लिश के सी से लिखते हैं, कुलाम को कोलम भी बोल देते हैं। उसके बाद समय। समय को इंग्लिश के अक्षर छोटे टी से लिखते हैं और इसकी यूनिट है सेकंड। विभवांतर को इंग्लिश के अक्षर वी से लिखते हैं और इसकी यूनिट है वोल्ट और इसको मापा जाता है वोल्ट मीटर से। क्लियर है। शक्ति को इंग्लिश के अक्षर पी से लिखते हैं और इसकी यूनिट है डब्ल्यू यानी वाट। वाट को डब्ल्यू से लिखते हैं। ये याद रखना प्यारे बच्चों भी, हम किस चीज को किस से लिखते हैं और इसकी यूनिट यानी जिसमें हम उसको मापते हैं इकाई, उसको कौन से अक्षर से लिखते हैं। अगर ये बातें आपको पता लग गई तो बहुत सारी बातें आप इस चैप्टर के बारे में जान जाएंगे। कार्य यानी वर्क डब्ल्यू से लिखते हैं और इसको मापा जाता है जे यानी जूल से। विद्युत ऊर्जा यानी ई और इसको मापा जाता है किलोवाट घंटा KWH या जूल में। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देख लीजिए निशान। सेल का निशान होता है ये ऊपर वाला, प्लस और माइनस एक ही। दो या दो से अधिक सेल जोड़ दें तो बैटरी यानी दूसरा जो निशान है वो बैटरी का। कुंजी प्लग यानी अगर स्विच ऑफ है तो ये निशान है। बंद प्लग कुंजी यानी स्विच ऑन है तो ये निशान है। तार संधि यानी तारों को जोड़ा गया तो ये निशान। बिना संधि के तार ऊपर से गुजारी गई है तो ये निशान। बल्ब का इन दोनों में से कोई भी निशान हम यूज कर सकते हैं। प्रतिरोध का इस प्रकार से, प्रतिरोध बताया था ना मैंने आपको, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला, तो ये निशान प्रतिरोध का। एमीटर का देख लीजिए आप निशान और वोल्ट मीटर का भी आप निशान देख सकते हैं। अब आप आइए सूत्र की तरफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इस चैप्टर का। विद्युत धारा को मापने का सूत्र आई विद्युत धारा होता है ना, तो V/R यानी विभवांतर बटे प्रतिरोध। आवेश यानी क्यू, इसका फार्मूला है I गुना T यानी विद्युत धारा गुना समय। विभवांतर V होता है ना, V बराबर होता है I गुना R यानी विद्युत धारा गुना प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर V/I यानी विभवांतर बटे विद्युत धारा। प्रतिरोधकता क्या होता है? R गुना A/L, प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे लंबाई। विद्युत शक्ति का फार्मूला P बराबर V गुना I। विद्युत ऊर्जा का E बराबर P गुना T, लेकिन इसमें P किस में होना चाहिए? किलोवाट घंटे में। आगे न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, आप उसमें देख पाएंगे। और T यानी समय होना चाहिए घंटे में। कार्य W, इसकी फार्मूला है V गुना Q यानी विभवांतर गुना आवेश। समय का फार्मूला T बराबर Q बटे I। श्रेणी क्रम में अगर हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ये न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर श्रेणी क्रम में है तो सीधे जोड़ दीजिए, और अगर पार्श्व क्रम में है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। और ये क्वेश्चन मैं एक घर के लिए भी आपको दे रहा हूं पूरा चैप्टर करने के बाद। ये क्वेश्चन आपने घर से करना है प्यारे बच्चों। ये देखो आपके सामने है, आप देख पाएंगे चार प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं वो देख लीजिए, उनकी वैल्यू देख लीजिए, क्या क्या वैल्यू है चारों प्रतिरोध की, और कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा वो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। अब हम करेंगे क्वेश्चन कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध तो मैंने अभी बताया ना कि जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करे, विरोध करे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली जो चीज है वो लंबाई पर। लंबाई के तो प्रतिरोध समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। नंबर 1 पॉइंट समझ में आ गया कि तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। नंबर 2, तार का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि ये इसके क्या है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसमें ये डायरेक्टली था, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, समझ में आ गया ना। तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम, क्षेत्रफल अधिक तो प्रतिरोध कम, क्षेत्रफल ज्यादा प्रतिरोध कम, क्षेत्रफल कम प्रतिरोध अधिक। तीसरी चीज नेचर ऑफ कंडक्टर, चालक की प्रकृति पर, यानी कि जो अच्छे कंडक्टर हैं, जो अच्छे चालक हैं उनका प्रतिरोध कम, और जो बुरे चालक हैं उनका प्रतिरोध ज्यादा होता है। जैसे चांदी का प्रतिरोध कम, लोहे का प्रतिरोध ज्यादा। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करूं तो इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं ना, आर प्रोपोर्शनल है एल बाय ए, दोनों को अगर जोड़ दूं तो। अगर प्रोपोर्शनल हटाना हो तो यहां पर मैं कांस्टेंट लगा रहा हूं, तो मैंने यहां पर लगा दिया ये पी जैसा, इसको हम बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों रो, और इसका नाम है रेजिस्टिविटी। ये जो मैंने कांस्टेंट लगाया, स्थिरांक लगाया, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए जब बराबर का निशान देते हैं तो कांस्टेंट यानी स्थिरांक लगाना पड़ता है। तो यहां पर जो स्थिरांक लगाया उसका नाम है रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी इस फार्मूले से आप प्रतिरोधकता भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? प्रतिरोधकता बराबर है, ये भाग में है तो ये गुना में हो जाएगा आर गुना ए, और ये ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा बाई एल। ये प्रतिरोधकता निकालने का फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमारे घर में प्रेस है, टोस्टर है, ये जो चीजें हैं ये शुद्ध धातु की न बना करके एलॉय यानी मिश्र धातु की क्यों बनाई जाती हैं? तो इसके पीछे दो कारण है। कारण एक तो कोरोजन, जंग, कि मिश्र धातु को जंग नहीं लगता, इसलिए प्रेस, टोस्टर इत्यादि मिश्र धातु की बनाई जाती हैं। नंबर दो मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, मिश्र धातु का गलनांक अधिक होता है, इसलिए ये चीजें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी पिघलती नहीं है। इसीलिए प्रेस, टोस्टर और जो भी तापन अवयव हैं जैसे बल्ब का हो गया या हीटर का हो गया, वो शुद्ध धातु के न बन करके प्यारे बच्चों मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। क्लियर है ना बात? यहां पर बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो भी टंगस्टन का होता है, क्योंकि जल्दी से टंगस्टन भी पिघलता नहीं है। क्लियर है ना बात यहां पे? तो चलिए अब कुछ एक न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे। ओम के नियम के न्यूमेरिकल हम करेंगे। ओम के नियम के अनुसार क्या था? V बराबर आई आर। अब देखो अगर करंट दे रखा है आपकी क्वेश्चन में कि 4 एम्पियर करंट है और 8 ओम रेजिस्टेंस है और V निकालो, तो सीधा ही क्या करेंगे? 4 गुना 8 32 वोल्ट। समझ में आ गया ना बच्चों? सीधा ही ओम के नियम से अगर आपने कुछ भी निकालना है, अगर आई निकालना है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? V बाय आर। V मान लो 220 दे रखा है और R 10 दे रखा है, तो आई कितना आ जाएगा? 20 एम्पियर। यानी कि ओम के नियम के न्यूमेरिकल तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा गलत करेगा। दूसरा जो न्यूमेरिकल आता है वो आता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। देखिए आपको पता होगा ना कि विद्युत धारा के अंदर तापीय प्रभाव भी होता है, तभी तो प्रेस गर्म होती है, तभी तो हीटर गर्म होता है। यानी कि विद्युत धारा के अंदर टेम्परेचर भी होता है, इसे हम कहते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। और इसका फार्मूला होता है तापीय प्रभाव का H, तो H बराबर होता है आई स्क्वायर। आई क्या है? विद्युत धारा गुना R गुना T, यानी आई स्क्वायर गुना R गुना T। ये किसका फार्मूला है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का। तो निकाल देंगे ना। अब उसके बाद है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर P, ये किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कितने समय में कितना कार्य किया गया, विद्युत धारा के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, P कहते हैं। ठीक है ना? और इसका फार्मूला होता है V गुना I, यानी विभवांतर गुना विद्युत धारा। अगला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत ऊर्जा का न्यूमेरिकल जो आता है, विद्युत ऊर्जा। प्यारे बच्चों इसको लिखते हैं ई से, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछा जाता है ना आपके घर में इतनी बिजली खपत हुई, कितना बिल आएगा, तो वो चीजें मैं आपको बताता हूं। उसका फार्मूला होता है P गुना T, यानी विद्युत शक्ति गुना समय।
कितनी चीजें आपके घर में चली, कितने पावर की चली और कितने समय चली। चलो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको विद्युत ऊर्जा का, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे घर में जो बिजली की खपत मीटर में रिकॉर्ड होती है वो होती है किलोवाट घंटे में, जिसको आप बोलते हैं यूनिट। यूनिट आप कहते हैं ना 3 यूनिट खर्च हो गई, यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा, यानी कि जितने आपके घर में इंस्ट्रूमेंट हैं वो कितनी किलोवाट ऊर्जा खर्च कर रहे हैं और कितने घंटे में कर रहे हैं, उसे कहते हैं यूनिट। अगर किलोवाट घंटे को जूल में कैलकुलेट करना हो तो आप इसे बड़े इजीली कर सकते हैं। किलोवाट में कितने वाट होते हैं 1000 और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो कितने जूल हो गए बच्चों 36 लाख जूल। क्लियर है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर यहां दशमलव लगाना हो तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये किलोवाट घंटे में इतने जूल होते हैं। वैसे ऊर्जा को जूल में मापना चाहिए लेकिन मीटर मापता है किलोवाट घंटे में, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो अब देखिए वही मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपके मीटर का रीडिंग कैसे आएगा। अगर क्वेश्चन आ गया आपके 3 बल्ब 100 वाट के जल रहे हैं, 3 बल्ब कितने वाट के 100 वाट के और 4 घंटे जल रहे हैं। 2 बल्ब आपके 200 वाट के, ये भी 4 घंटे जल रहे हैं। ठीक है ना, सारी चीजें 4 घंटे जल रही हैं। और एक फैन है वो भी 100 वाट का है, और ये सारी चीजें कितने घंटे जल रही हैं 4 घंटे। ठीक है, तो 30 दिन में यानी 1 महीने में, कौन सा महीना ले लिया हमने अप्रैल में, यही महीना ले लिया हमने अप्रैल का। अप्रैल महीने में कितनी ऊर्जा खपत होगी, कितनी ऊर्जा खपत होगी। तो फार्मूला क्या है बच्चों, E बराबर P गुणा T। P कितना है 100 वाट के 3 बल्ब कितने हो गए बच्चों 300 वाट। 200 वाट के 2 बल्ब टोटल कितने हो गए 400 वाट। 100 वाट का एक फैन कितना हो गया 100, तो 300 और 400 700 और एक 800, 800 क्या हो गए वाट। लेकिन आंसर किस में निकालना है किलोवाट घंटे में, तो वाट के किलोवाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करो, और कितने घंटे चल रही है 4 घंटे, और कितने दिन का निकालना है 30 दिनों का। तो टोटल घंटे कितने हो गए बताओ बच्चों, टाइम कितना हो गया 4 घंटे हर रोज 30 दिनों तक 120 घंटे। तो गुना टाइम में कर दिया 120, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो ये आ गई प्यारे बच्चों 96 यूनिट, यानी 96 किलोवाट घंटा। अगर आपसे कहे कि आपका जो बिजली का खर्चा वो 5 रुपए यूनिट है तो कुल कितना बिल आएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों कुल बिल रहेगा, अगर 5 रुपए यूनिट है तो 96 गुना 5, 5 का 30, 5 निमा 45 और 3 48, तो 480 रुपए आपको बिल के देने पड़ेंगे अगर इतनी चीजें आपके हर रोज 4 घंटे चलती हैं तो। क्लियर है ना बात, वेरी इजी है, मुझे नहीं लगता मुश्किल लगा होगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, आपने गलत नहीं करना। ओके, थैंक यू।